मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सबको, फिर कहते कटु बात करते हैं। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। क्या बात हो गई? क्या नजरिया है? हम एक्सपोज करेंगे। अरे बैठ जाइए, घबराइए नहीं। सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए। खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं। खैर छोड़िए, आज में राजनीति। मेरा निवेदन है कि साल में एक बार अपना थॉरो मेडिकल चेकअप जरूर कराइए और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए तैयार बैठा है। आप इसका उपयोग करें। यहां बैठे लोगों में भी बड़ी संख्या में लोग ओवरवेट। नहीं, खुद का मत कराए, अपनी जनता का कराओ। पहले ये तो अपनी जनता का तो जरूर कराएं, लेकिन खुद का भी करा लें। यहां बैठे लोग भी बहुत ओवरवेट हैं, तो तभी सेवा हो पाएगी। जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी सेवा हो पाएगी। और भारत सरकार की किया जाएगा, वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा उनका। बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी की आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं? सर, आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्रामीण महिलाओं, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि विषय से जुड़ा नहीं है, इससे अलग से बात हो जाएगी। तो जो भी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। जो दिल्ली से चली वो उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें भ्रष्टाचार में डूब करके आकंड तक लबालब हो गई। सभापति महोदय, आज गांव के अंदर, चाहे हमारे क्षेत्र में मोहाली में एक चिताला गांव है, वहां टंकी पूरी की पूरी गिर गई। पूरी सड़कें खोद करके डाल दी आपने, और जो आपने उसमें टोटी लगाई उसमें पानी आ ही नहीं रहा। बाल्टी रख दो, पूरे दिन में बाल्टी नहीं भरेगी। बाढ़ का ये आलम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह, अभी तो मैंने शुरू किया, 2 मिनट में खत्म कर रहा है। बाढ़ का ये आलम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में वहां बारिश के पानी में बाढ़ आ जाती है और नाव चलानी पड़ती है। के लोग ये एनडीए की सरकार भाषण चाहे जितना दे ले किसानों के लिए, लेकिन दिल में किसानों के लिए नफरत लेके बैठे हुए हैं। अगर नफरत लिए न बैठे होते तो इतने बड़े बजट में किसानों के लिए बजट में कटौती क्यों की जाती? किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है। यही आपका किसानों के प्रति प्रेम है। आप सोचो कि पंजाब के किसान चलते तो हरियाणा सरकार रोक देती है, कोई मामूली बात है? अंतरराज्यीय सीमा तो है, कोई अंतर प्रदेश देशी सीमा तो है नहीं। अंतरराज्यीय सीमाओं में रोक दे रहे लोग। 750 यहां मर गए, इनका कोई कार्रवाई नहीं, शहीदों का दर्जा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं किसानों की भी समर्थन की मांग करते हुए, वो समर्थन करते हुए अपनी पार्टी की ओर से एक बात केवल सभापति जी, एक बात मैं कहूंगा कि हर हाल में ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ ली, टाइम नहीं है बताने का। गुमराह करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो सरकार पे इतना खजाने पे बोझ आएगा। ज्यादा बड़ा बोझ भी नहीं आना है, ज्यादा बड़ा बोझ नहीं आएगा अगर सरकार करना चाहे तो। इसे मैं सरकार से कहूंगा किसानों का कर्ज माफ कर दो। Huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. So I request
that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up. और इसका और जीत का क्या कनेक्शन है, ये मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर अफसोस की बात यह है सभापति जी, जब ये सीमा के पार जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द गाज हमारी सरकार पे आरोप लगा। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि ये नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। इसी संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। तो मैं कहना चाहता हूं कृपया जाके अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। औरंगजेब पर चर्चा की, क्या दिन आए हैं कि इस सदन में, इस उच्च सदन में औरंगजेब के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं जिम्मेदार सर हमारा गृह मंत्रालय है। एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया, महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए, नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, इतिहास है नागपुर का। 300 साल में कभी नागपुर में दंगा नहीं हुआ था। नागपुर जैसे शहर में अगर दंगा होता है, और वो भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको औरंगजेब का कबर तोड़ना है तो बेशक तोड़िए, आपको किसने रोका? आपकी सरकार है, केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। आप जाइए, हाथ में फावड़ा विवड़ा लेकर उधर जाइए और तोड़ दीजिए। लेकिन आपके बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को मत भेजना। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे, और जो गरीब बेरोजगार बच्चे हैं उनका आप दिमाग। संजय राउत, आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है, और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए, और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए जाते। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो।
जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, दो आंखों। नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई, हमने स्वीकारी। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहां। मान्यवर, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का भौतिक अंतर तो कम हुआ है, ये तो एक सिद्धि है ही है, परंतु इससे बड़ी सिद्धि है मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के दिलों का अंतर भी कम कर दिया। मान्यवर, आज सबको लगता है कि हम भारत का हिस्सा है। लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए। 652 मामले हुए। जब यूएपीए लगता है तक एक ट्रिब्यूनल भी होती है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है कि यूएपीए लगाया वो ठीक है या नहीं। मैं मेरी सरकार का रिकॉर्ड कहने आया हूं साहब, 652 मामले में से एक भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक एक भी केस को अनुचित घोषित नहीं किया गया। हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन का एक नया प्रयोग शुरू किया। एक ड्रग की पुड़िया मिलती है तो ड्रग देश में कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर ड्रग पकड़ा जाता है, पोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, तो वो पुड़िया बनकर कहां जाने वाला था वहां तक का इन्वेस्टिगेशन। अब कुछ सदस्यों ने कहा कि आपके समय में बढ़ गया। अरे भैया, बढ़ नहीं गया, पहले से बढ़ा हुआ था, हमने पकड़ना शुरू किया जो आप नहीं पकड़ते थे। क्या नजरिया है हमारा? खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो, क्या बात हो गई? हमने ड्रग ज्यादा पकड़ा तो हमें कहते हैं आपके समय में बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया है, रोका भी हमने है, समाप्ति ही हम ही कर देंगे। मान्यवर, ये अंतर्राज्यीय परिषद इतना प्रमुख साधन है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सबको, फिर कहते कटु बात करते हैं। बोलो बोलो क्या, फिर खड़े हो जाते हो भी। मान्यवर, बैठकों में आने की भी फुर्सत नहीं है, खुद का तो छोड़ो, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजते। ये तो गंभीरता है हमारी। खैर छोड़िए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मान्यवर, दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति ये जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब है। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर, क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी? कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती है। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। हिंदी
सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है।